नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा। बात करेंगे आज विश्व भर में जिस प्रकार से खास करके आप देखिए कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो वार छिड़ा हुआ है, इससे सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच ही नहीं है। आप ये देखिए कि कहीं न कहीं एक प्रकार से सभी देश उलझ सा गया है। अब इसमें उलझने की वजह क्या-क्या है कि वो वजह ये है कि आपको कहीं किसी का तेल अवरुद्ध है, जैसे भारत में भी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से उधर से तेल नहीं आ पा रहा और जिसकी क्राइसिस जो है धीरे-धीरे अब भारत में भी होने लगी है। लेकिन इस सब के बीच एक जो सबसे बड़ी खबर है वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और बड़ी खबर क्या है कि हालांकि ये कल की घटना है, ईरान ने अमेरिका की एक प्रकार से हैकरी उतार दी है, या यूं कहें कि ट्रंप को घुटनों पर लाकर रख दिया है। और इस बात को लेकर अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के खिलाफ बहुत नाराजगी देखी जा रही है। वहां की जनता तो पहले से ही नाराज है ही ट्रंप को लेकर, क्योंकि ट्रंप का बयान जिस प्रकार से आ रहा है, ट्रंप ने ये कहा था कि ईरान पर एक प्रकार से अमेरिका ने विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन कल की जो घटना हुई है, जो अमेरिकी फाइटर को जिस प्रकार से ईरान ने मार गिराया है, उसके बाद तो अमेरिका की किरकिरी पूरे विश्व में हो रही है। और इसी पर आज हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इतने पागल के तरह क्यों बयान दे रहे हैं। अमेरिका की जिस प्रकार से वो प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं हर जगह, वो क्यों इस प्रकार से लगे हुए हैं। आप देखिए, इससे पहले अफगानिस्तान में भी यही स्थिति थी, इराक में यही स्थिति है। आप अन्य देशों को लेकर भी जो अमेरिकी स्थिति है वो बहुत ही भयानक है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हर जगह अमेरिका की का दबदबा एक प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब होते नहीं है और वहां से फिर वो भाग निकलते हैं। इस बार वो गलत देश से पंगा ले लिया, खास करके ईरान से। ईरान तो एक प्रकार से सुसाइड बॉम्बर की तरह है कि ईरान इस बार ये चाह लिया है और पूरी तरह से है कि वो अमेरिका को नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेगा। और इसी को लेकर आप देखिए कि कई बार ये कहा गया कि अमेरिका जो है वो ईरान से इस बार बातचीत के जरिए अब इसका समाधान हो जाएगा। ट्रंप ने कहा भी था कि अब ये बातचीत के स्तर पर आ गया है, लेकिन ईरान ने साफ उसको खारिज कर दिया। ईरान बातचीत करने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति ने यहां तक कहा कि अगर बातचीत करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हार को स्वीकार करते हैं। अब इसी सब पर आज बातचीत करेंगे और कल जो घटनाक्रम घटा है, खास करके जिस प्रकार से फाइटर जेट को मार गिराया है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए। संजीव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अमेरिका एक तो इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पागलपन में क्यों उतारू हो गए हैं कि वो हर जगह अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, अमेरिका एक साम्राज्यवादी शक्ति है और वो आज से नहीं, लंबे समय से साम्राज्यवाद ही फैलाती है। आप बस इससे अनुमान लगा सकते हैं, जो सीआईए का बजट है, जो उनकी गुप्तचर एजेंसी है, जो पूरी दुनिया में काम करती है, एफबीआई उनकी इंटरनल एजेंसी है और सीआईए एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका बजट दुनिया के 120 देशों के बजट से ज्यादा है। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी को कंट्रोल कर, और दूसरी बात है कि एक डीप स्टेट है अमेरिका के अंदर, जो राष्ट्रपति चाहे बदल जाए, लेकिन सरकार के काम की का जो तौर तरीका है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम करने का तौर तरीका है, वो नहीं बदल। भले हम ट्रंप को कह रहे हैं, इराक में क्या, इराक में जब हमला हुआ था तब ट्रंप नहीं, वियतनाम में जब हमला हुआ था तब ट्रंप नहीं थे, बिल्कुल, अफगानिस्तान में जब हमला हुआ था तब ट्रंप नहीं थे। तो एक हेजोमोनिक पावर उसको कहते हैं कि वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती है, और वो प्रभुत्व दो तरीके से स्थापित करना चाहती है। एक तो समुद्र के जितने भी की रूट्स हैं, क्योंकि 700 से ज्यादा अड्डे समुद्र में अमेरिका के हैं, और दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एक तरह से ब्लड लाइन कहा जाता है। आप अगर किसी देश को विकसित बनाना चाहते हो तो आपको एनर्जी चाहिए, देश को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी ब्लड लाइन है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का।
उस एनर्जी के सोर्स पे कंट्रोल करना चाहते हैं। एक बात और है जिसकी चर्चा ज्यादातर नहीं होती है। देखिए, इजराइल जिसको हम लोग, ठीक है, इजराइल भी एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जैसा कि ईरान भी एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जी। लेकिन जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है, खास करके जो जायनिस्ट लॉबी है, और जिसमें पूरा एक कबाल आता है जो रॉथचाइल्ड और पूरे उनका ग्रुप है, इल्यूमिनाती गैंग भी उसको कहते हैं, ये चाहते हैं ग्रेटर इजराइल बनाना। और ग्रेटर इजराइल में सीरिया भी है, जॉर्डन भी है, यहां तक कि मक्का मदीना भी है। और ईरान इसको होने नहीं देना चाहता है। जिस तरह से, हाँ, ईरान की भी गलती है, एक पक्ष केवल इजराइल की गलती नहीं है। इजराइल चाहता है कि पूरे उस मिडिल ईस्ट में अधिकतर जगह वो कंट्रोल कर ले। वो किंग डेविड के जमाने का इजराइल बनाना चाहता है। और ईरान भी एक अलग तरीके का दांव खेलता है। मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बिना बैकग्राउंड समझे आप इसको इस इश्यूज को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें कितने इशू इन्वॉल्व हैं, कितने मुद्दे हैं इसमें। अब ईरान एक शिया कंट्री है, वो सुन्नी कंट्री नहीं है। और वो ये दिखाना चाहती है जैसे हमास है, हिजबुल्लाह है और यूथी है, ये तीन उनके एक्सटर्नल आर्म्स हैं, यानी कह लीजिए मिलिशिया हैं, जो लेबनान में सक्रिय है, गाजा में सक्रिय है और यमन में सक्रिय है। इन तीनों के जरिए वो इजराइल को तो कंट्रोल करता ही है, साथ में सुन्नी कंट्रियों को भी एक तरह से चेतावनी। याद कीजिए, सद्दाम हुसैन इराक के शासक थे और वो सुन्नी थे, और इराक शिया बहुल स्टेट है, 60% वहां शिया है और 15% के आसपास कुर्द है। तो आखिर ईरान तब क्यों लड़ रहा था इराक से? उस समय तो खुमैनी थे, बिल्कुल हम नहीं, क्यों लड़ रहा था? वो भी शिया वर्सेस सुन्नी था। हाँ, इनसे पहले वाले जो खुमैनी थे, और वो 8 साल तक युद्ध चला, और दोनों को हथियार सप्लाई करने वाले अमेरिकन और इजरायली। जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था, मैं बता रहा हूं, जब अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था प्रवीण जी, तब ईरान के यही अयातुल्ला अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान सुन्नी बहुल कंट्री, सुन्नी बहुल तालिबान है। तो एक सुन्नी वर्सेस शिया की फाइट है। और अगर देखिए, जब गाजा में जो निवास करते हैं, जो रहते हैं, उसमें 85% सुन्नी मुसलमान है। और सऊदी अरब, चाहे कतर हो, यूएई हो, इनका यह कहना है कि अगर ये हमास इस तरह से हमला ना करता तो इजराइल को काउंटर अटैक करने की का मुद्दा नहीं मिलता। अब हमास तो हमला करके चला गया, डिमोलिश हो गया, लेकिन ज्यादातर कौन मरे? सुन्नी मरे। तो जब 60-70 हजार लोग सुन्नी वहां मर गए, तो एक तरह से ईरान सुन्नी नेतृत्व को भी चिढ़ाता है कि देख लो भाई, तुम तो सुन्नियों का नेतृत्व नहीं कर रहे हो, अब हम कर रहे हैं मुस्लिम उम्मा का नेतृत्व। ये तीन तरफा लड़ाई है। टर्की जो एर्दोगान है, वो चाहता है कि वो उस्मानी खलीफा को रिप्रेजेंट करे, और सऊदी अरब कहता है कि चूंकि हरमैन शरीफैन यानी मक्का मदीना सऊदी अरब में ही है, मोहम्मद साहब वहीं पर उनका जन्म हुआ था, वहीं वो आए थे, तो वो कहता है कि मुस्लिम उम्मा का मैं नेचुरल लीडर हूं, मैं हूं असली लीडर। और ईरान के बार बार अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जो मिलिशिया हैं, वही जो तीन मिलिशिया, हमास, हिजबुल्लाह और यूथी, उसके जरिए सुन्नी वर्सेस यहूदी करवाता है। तो ईरान भी इसमें पाक, हाँ, हम ये मानते हैं कि ईरान एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, नो डाउट इसमें। और ईरान के लोग मुस्लिम उम्मा में, यानी मुस्लिम वर्ल्ड में, ईरान के चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां, सबसे पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा है। और आप देखिए कि मोसाद की ये योजना थी, अब मिसकैलकुलेट कहां कर गए ट्रंप। देखिए, मोसाद ने कहा था कि जिस तरह से सद्दाम हुसैन गिर गए, उसी प्रकार से खमेनेई भी गिर जाएंगे और ईरान खत्म हो जाएगा। हाँ, ईरान, लेकिन वो डिसेंट्रलाइज है, वो पूरा जो सिस्टम है, चाहे वो धर्मगुरु का हो, इवन जो आईआरजीसी है, इरानियन रिवॉल्यूशन गार्ड, उसका भी पावर डिसेंट्रलाइज है। जब पिछली बार हमला हुआ था ईरान पर, तो उन्होंने एक रणनीति बनाई, और इस रणनीति में रसिया का सहयोग है, क्योंकि रसिया, देखिए, लो कॉस्ट वार करने में रसिया से बड़ा कोई देश नहीं इस दुनिया में। चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार हो, स्टालिन ने भी बहुत लो कॉस्ट वार लड़ा था हिटलर के खिलाफ। तो ये जो जहाज गिरे हैं,
निश्चित रूप हम्म। से ये इसमें आप कह सकते हैं सैटेलाइट का जो कॉपरेशन डाटा होगा वो चाइना ने दिया होगा, और जो हम्म। मिसाइल से जो अटैक हुआ है वो निश्चित रूप से वो रशियन मिसाइल होगा, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसमें कुछ तो नहीं। उनके अपने डेवलप किए हुए हैं और कुछ लिए गए हैं रसिया से। जी। नहीं संजीव जी, फिर ये बताइए कि फिर आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो ये दावा कर रहे थे कि ईरान के हवाई क्षेत्र में एक प्रकार से अमेरिका का कब्जा हो गया है, वो कब्जा क्या इसी रूप में हुआ कि अपने ही फाइटर को मार गिरा है? देखिए, मैंने बोला पूरा मिस कैलकुलेट कर रहे हो, ट्रंप पे इसलिए सवाल उठ रहा है। ट्रंप और हम्म। पीट हेगसेथ जो मिनिस्टर ऑफ वार है उनके, उन्होंने हम्म। दावा किया था कि कंप्लीट एयर डोमिनेंस है हमारा ईरान पर, यानी हम्म। ईरान के स्काई पर अमेरिका और इसराइल के जहाजों का कब्जा है। बिल्कुल। और उन्होंने यह भी कहा था कि ट्रंप और हेगसेथ दोनों ने कहा था कि उनकी नेवी को भी हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब दो बातें हम्म। इससे देखिए, अगर अमेरिका के दो जहाज गिरे हैं और एक हम्म। अपाचे को भी आ, नुकसान पहुंचाया है गोलियों से ही मार के ईरानियों ने, तो यह दिखाता है कि एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी ईरान में एक्टिव है, बचा हुआ है। हाँ, वो अपना जो निशाना है अपने चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि हॉर्मुज हम्म। स्ट्रेट पर अभी भी ईरान का डोमिनेंस है, इसका मतलब ईरान की नेवी अभी भी सक्रिय है। हाँ, अब मैं अगर बता रहा हूं नेवी अगर पूरी मिसकैलकुलेट। तरह से नेवी अगर पूरी तरह से नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तो फिर होर्मुज पर से वो पूरा आधिपत्य ईरान का खत्म कहाँ हो रहा है? अभी भी तो वहां पर उसी प्रकार की स्थिति बनी हुई है। वहां से किसी को भी आने जाने का परमिशन नहीं है। वहां पर कोई शिप हाँ जो है इधर बिल्कुल। से उधर नहीं जा पा रहा है। हाँ, यही मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका को जो फीड मिली, या नेतन्याहू जो इजरायली प्राइम हम्म। मिनिस्टर हैं और उनकी जो कुख्यात या विख्यात जो गुप्तचर एजेंसी हम्म। है मोसाद, मोसाद का पूरा कैलकुलेशन इसलिए गलत निकल गया क्योंकि वो हम्म। समझ नहीं पाया कि ईरान के पास 1 लाख से ज्यादा मिसाइल है और 1 लाख हम्म। से भी ऊपर ड्रोन है। और हम्म। देखिए, हर रात ईरान अटैक कर रहा है, पूरे मिडिल ईस्ट में अटैक कर रहा है, इसराइल पर भी हम्म। अटैक कर रहा है, और मिडिल ईस्ट के देशों में भी, चाहे यूएई हो, सऊदी अरब में हो, टारगेटेड अटैक कर रहा है। इसका और हम्म। इतना ज्यादा बम बार्डिंग हुआ ईरान पर, इसके बावजूद जो हम्म। उसके अंडरग्राउंड फैसिलिटी है आर्म्स की, वहां तक पहुंच हम्म। नहीं पाई मोसाद। उनको अभी तक पता नहीं चला है कि कहां अंडरग्राउंड से मिसाइल सुरक्षित रखी गई है, और वो लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है और फिर उसको क्लोज कर दिया जाता है। इसका मतलब हम्म। आप समझिए कि सैटेलाइट से भी उस लोकेशन का वो पता नहीं कर पाए। और इसका एक सीधा तरीका है कि आप जब मूविंग रॉकेट लॉन्चर आप छोड़ते हैं, यानी किसी रॉकेट को या किसी मिसाइल को आप वैकिल पे रखते हैं, और जहां आपका अड्डा है, यानी जहां आपने हथियार भंडार छुपाए हैं, उससे 10 हम्म। किलोमीटर दूर ले गए, 20 किलोमीटर दूर ले गए, लॉन्च कर दिया, फिर अपना रास्ता बदल दिया, हम्म। तो नेविगेशन सिस्टम से आप पकड़ नहीं सकते। तो यहां चूक हुई मोसाद से कि वो ये समझ नहीं पाए कि चाहे आईआरजीसी है, उसका हर स्टेट में अलग कमांड सेंटर है और वो किसी एक कमांड सेंटर से बंधी नहीं है। दूसरा, जो अपने धर्म गुरुओं सिया मौलानाओं का जो है वो भी बटा हुआ है, डिसेंट्रलाइज है। और चूंकि हम्म। एक सेंट्रलाइज पावर नहीं है, तो उनको लगता था कि अयातुल्ला को गिरा दिया तो इसका मतलब पूरा ईरान ध्वस्त हो गया। ऐसा नहीं। दूसरी बात, देखिए, ईरान एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और उस पर जब अटैक आप कर रहे हैं, सिविलियन एरिया में अटैक कर रहे हैं, तो अगर हम्म। जिन लोगों में थोड़ी नाराजगी भी थी, वो सब भी एक हो गए। क्योंकि वहां क्योंकि जब आपके देश पर हमला होगा तो हम्म। स्वाभाविक है कि आपस राष्ट्रवाद अपने आप जगता है, नेचुरल है। तीसरी बात, देखिए, इनका यह मानना था कि विदाउट ग्राउंड इन्वेजन, यानी फुट ऑन ग्राउंड, यानी बिना सैनिक को भेजे ईरान में वो तख्ता पलट कर। और जो हम्म। रजा पहलवी हैं, जाविद शाह उनको कहते हैं ईरान के लोग, जो अमेरिका में हम्म। ही रहते हैं, जो पहलवी राजवंश के वारिस हैं, यानी जब खमनेई ने सत्ता पर कब्जा किया था तो उससे पहले हम्म। पहलवी राजवंश था, और पहलवी राजवंश के वारिस वहां रहते हैं। तो अमेरिका और नेतन्याहू को उम्मीद थी कि जब अयातुल्ला गिरेंगे या आईआरजीसी कमजोर होगी, हम अटैक करेंगे, तो पब्लिक रिवोल्ट फिर कर से देगी उनको। इनके खिलाफ हम्म। और पहलवी राजवंश को वो फिर से स्थापित कर देंगे। लेकिन आप इंटरनली जो उनका बसीज फोर्सेस है, आईआरजीसी में एक बसीज फोर्स है
जो इंटरनली कमांड करता है। ऐसा वेस्टर्न मीडिया दावा करती है कि 16,000 से ज्यादा लोगों को बसीज फोर्सेस ने मार दिया विरोध करने की वजह। इसलिए कोई आम आदमी अगर उनके मन में होगा भी कि अपने सरकार के खिलाफ विरोध करना है, तो वो विरोध नहीं कर पाएंगे। तो फुट ऑन ग्राउंड्स के लिए देखिए, कुर्द जो हैं तो वो इस्लाम को ही मानते हैं, लेकिन ये कुर्द कई देशों में फैले हुए हैं। थोड़े से तुर्की में भी हैं, थोड़े सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं और ईरान में ही। संजीव, आपको ऐसा लगता है कि जिस रिजीम परिवर्तन की बात खास करके डोनाल्ड ट्रंप बार बार करते हैं, क्या वहां पर बिना फुट सोल्जर उतारे हुए क्या रिजीम परिवर्तन हो सकता है क्या? क्योंकि उसमें भी ईरान जैसे देश में, जहां पर कि आपने कहा भी कि जो पहले उनके पक्ष में नहीं भी थे, उनमें भी अब राष्ट्रवाद के नाम पर वो सब लोग एक हो गए हैं। तो ऐसे में क्या वहां रिजीम परिवर्तन की बात आपको लग रहा है कि वो संभव है? देखिए, इसके लिए दांव चला गया। दांव ये चला गया कि कुर्दिस्तानी फोर्सेस, देखिए कुर्दों का एक लंबा ड्रीम है, बहुत पुराना ड्रीम है कि एक कुर्दिस्तान नाम का देश बने। तो अमेरिका और इजराइल ने वादा किया है उनको कि जो थोड़ा ईरान में भी हैं, वो थोड़ा इराक में भी हैं, थोड़ा तुर्की में भी हैं, थोड़ा सीरिया में भी हैं, तो इन सब को मिला के एक उनको होमलैंड मिल जाएगा कुर्दिस्तान नाम। ये वादा करके कुर्दों को उकसा रहे हैं कि आप जाइए अंदर लड़िए। लेकिन कुर्दों में भी ठीक है, ईरान को लेकर नाराजगी है, लेकिन वो भी डर रहे हैं अंदर जाने से, क्योंकि जब तक अमेरिकन फोर्स लीड नहीं करेगी, तब तक कुर्द भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि ईरान का जो रकबा है, यानी जो क्षेत्रफल है, वो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप समझिए, भारत से आधा। तो इतने बड़े देश पे आपको फुट ऑन ग्राउंड्स, यानी 10 लाख कम से कम सैनिक थे, और 8-10 लाख उनके पास सैनिक हैं। और अर्बन वारफेयर ऐसा है, मैं क्योंकि इतिहास का भी छात्र और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ते हैं, तो आप देखिए कि हिटलर बिल्कुल मॉस्को के करीब पहुंच गया, लेकिन वो स्टालिनग्राड को कब्जा करने के लिए स्टालिनग्राड में उलझ गया, और उसकी 4th आर्मी, जिसमें 6-7 लाख सैनिक थे, वो सब मर गए। क्योंकि अर्बन वारफेयर में आप ये तय नहीं कर सकते कि विजेता होकर कौन निकलेगा। और चूंकि वहां की जो लोकल फोर्सेस है, उनको ज्योग्राफिकल टेरेन का पता है। अब मान लो आप शहर में घुसे, आप कैसे, हर घर में कहां से गोली आ रही है क्या पता है आप। इसीलिए शुरू में एयर डोमिनेंस स्थापित किया जाता है। लेकिन कल की जो घटना हुई, और उसके बाद जब उसको खोजने निकला है, एक A-10 करके जहाज है, उसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने मार गिराया। तो मुझे लगता है, देखिए, ट्रंप ने मिसकैलकुलेट किया, नेतन्याहू ने मिसकैलकुलेट। हाँ, F-15E, ईगल कहते हैं F-15E, और A-10। अब देखिए, एक जो है वेपन सिस्टम ऑफिसर, WSO कहते हैं। देखिए, जब खबर आई कि F-35 गिरा दिया गया और 2 पायलट जो है मिसिंग है, तभी मैं समझ गया कि वो F-35 नहीं होगा। F-35 जो है वो सिंगल इंजन, सिंगल पायलट बेस्ड सुपरसोनिक फाइटर विमान है, और 5th जनरेशन फाइटर है। तो उसको ठीक है, आप नुकसान पहुंचा सकते हैं 5th जनरेशन फाइटर को, लेकिन आप शूट डाउन नहीं कर सकते इतने आसानी से। तो वो F-15E है, पुराना है, 30-35 साल पुराना विमान है, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन है। तो उसमें इसके बाद जब ये घटना घटी, उसके बाद अचानक से जो पायलट उसमें थे, वो जब आए होंगे बाहर, जब निकल गए होंगे, बाहर गिरे होंगे, तो उसके बाद जब ये पता वहां पर खास करके पायलट की मां को ये पता चला कि वो पायलट वहां ईरान में है, आप देखिए उसके बाद एक इमोशनल मैसेज आता है उनका, जो हम अपने स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। उस इमोशनल मैसेज के बाद भी देखिए कि ईरान की तरफ से ये प्रतिक्रिया है कि आपके बेटे अगर वहां पर सही सलामत हैं, तो वो सही सलामत ही रहेंगे, बल्कि वो ट्रंप के यानी अमेरिका से ज्यादा सुरक्षित रहेगा ईरान में। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल, प्रिजनर्स ऑफ वार के लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है, और हर सिविलाइज्ड नेशन उसको फॉलो करता है। आप देखिए कि उनकी मां ने जब लिखा है, जिनके मतलब जो WSO लापता, क्योंकि एक पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया था कल रात तक, लेकिन एक जो वेपन सिस्टम ऑफिसर है, जो पीछे बैठकर पीछे वाली सीट से वेपन चलाते हैं, वो उनका अता पता अभी तक नहीं चल पाया। IRGC ने पूरे उस इलाके को घेर दिया है। लेकिन उनकी मां का ये कमेंट था ट्विटर पे
और जवाब जो है दो एम्बेसी ने ईरान के दिया है, एक साउथ अफ्रीका के बिल्कुल। एम्बेसी ने और एक हाँ, एक पाकिस्तान की एम्बेसी ने। पाकिस्तान। दोनों ने ये कहा है बिल्कुल। कि ईरान जो एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, आपका हुँ, बच्चा हमारे हाथ में आएगा तो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा, और जो भी हुँ, प्रिजनर ऑफ वार्स जो वियना कॉन्वेंशन है उसमें हुँ, प्रिजनर्स ऑफ वार को मारने की इजाजत नहीं है, वो बिल्कुल। एक्सचेंज ऑफर होगा। ईरान भी अपने कुछ जो ईरान के जासूस हैं अमेरिका में या मोसाद के हुँ, पास, उसको वापस लेके एक्सचेंज कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ईरान, देखिए आप कुछ भी कह लें, विरोधी कुछ भी कह लें, बट ईरान इज अ वेरी सिविलाइज्ड नेशन, वेरी ओल्ड सिविलाइजेशन। ये साइरस, डेरियस, जरक्सीज, ये हुँ, बहुत पुरानी सभ्यता है ईरान की, और भारत से उसका क्लोज रिलेशन एक सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप भी है। हाँ ठीक है, पहले पारसी थे, अब उन्होंने सिया इस्लाम को मानते हैं, लेकिन कल्चर आप देखिए वो नवरोज मनाते हैं। नवरोज जो हुँ, त्योहार है अभी मनाया गया है युद्ध के बीच, हुँ, नवरोज जो त्योहार है वो पारसियों का। प्रधानमंत्री ने वो भी दिया था। हुँ, हाँ, अब नवरोज जो हुँ, त्योहार है वो पारसियों का त्योहार है, और हुँ, पारसियों के त्योहार को नवरोज उसी तरह से सिया मुस्लिम मनाते हैं जैसे कि आज से 2000 साल पहले मनाया जाता है। हुँ, तो मुझे लगता है देखिए इस युद्ध में अमेरिका अब किसी तरह से निकलना चाहता है, और ईरान के पीछे रूस खड़ा है और चीन खड़ा है, जो उसको हुँ, सारी, मतलब ईरान भी कैपेबल है बट उसको टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहा है रूस और चीन। अब चाइना। देखिए सबको पता है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होना है अमेरिका में। अगर अमेरिका हुँ, में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की और जो इन्होंने ट्रेड बैरियर्स इतने लगाए थे तो सामान की कीमतों में कई गुना उछाल हो गया, आम हुँ, लोग बहुत परेशान है अमेरिका में। और नाउ मिड टर्म इलेक्शन में अगर हार जाता है ट्रंप इस महंगाई से और रिपब्लिकन पार्टी हार जाती है, तो सीनेट और हाउस ऑफ रिपब्लिकन में, रिपब्लिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में रिपब्लिकन पार्टी का जो बहुमत है वो खत्म हो क्या जाएगा। और क्या जब खुद संजीव जी स्टेट ऑफ इसी की यूनियन ये वजह से कर तो रहे नहीं, इसी की वजह से तो नहीं ट्रंप एकदम बिल्कुल पागल की तरह कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अमेरिका ईरान को जो है वो पस्त कर दो, ताकि वहां पर उनका एक प्रकार से खास करके अमेरिका में वो बता सके कि देखो ईरान को हमने पस्त कर दिया और सभी जनता उनके पक्ष में हो जाए। क्या इसलिए तो नहीं बहुत ज्यादा ये बौखला टाइप कर गए हैं ट्रंप? हैं। दावे तो वो रोज करते, दावे तो वो कहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया, किसके हाँ जहाज बिल्कुल। इतने गिरे भारत के। आज वो क्यों नहीं बोलते कि अमेरिका के कितने जहाज गिरे? आज क्यों नहीं 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 बोलते? आज संजीव जी, कमाल कमाल देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था तो ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें कहा क्या कि अमेरिका जो है वो मध्यस्थता करे। अभी देखिए जब इन दोनों के बीच, ईरान इजराइल अमेरिका के बीच है, तो पाकिस्तान के ये जो शहबाज शरीफ है ये कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता कर रहा हूं। नहीं, देखिए उसमें कुछ और बात है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं बोल ही रहा हम्म, था लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछ दिया। जब मैं कुर्दों के हम्म, बारे में बोल रहा था तो एक प्लानिंग ये भी थी इनकी, और है अभी भी, कि सऊदी हम्म, अरब से इनका एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान का। और हम्म, याद होगा उसमें कांग्रेस के लोग बहुत चिल्ला रहे थे कि ये डिफेंस एग्रीमेंट हो गया, भारत को नुकसान हो गया। और तब से बिल्कुल मैं लोग बिल्कुल। सबको कह रहा हूं कि ये डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के लिए एक जाल है। अब सऊदी हम्म, अरब मांग कर रहा है कि भाई तुमने मेरे से डिफेंस एग्रीमेंट किया, सऊदी अरब पर अटैक हो रहा है, ईरानी मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, हम्म, वेयर इज योर आर्मी, वेयर इज अ डिफेंस पैक्ट? और उसने अपना हम्म, पैसा वापस मांग लिया। यूएई ने $2 अरब जो दिया था वो पैसा 17 अप्रैल तक देने, उसको जमा वापस करना है पाकिस्तान को, क्योंकि यूएई कह रहा है कि आप लैंड इन्वेजन करो, और अगर हम्म, ऐसा किया जाता है तो 3.5 लाख सेना जो सिया मुस्लिम है पाकिस्तान, वो बगावत कर सकती है। आप देखिए कि जो सिया मौलाना थे उनको डांट लगाई आसिम मुनीर ने कि आप देश के खिलाफ नहीं जा सकते। तो वो पाकिस्तान के सेना से कहा जा रहा है कि आपको पैसे मिलेंगे, आप ईरान में घुसिए, लड़िए हमारे लिए, और हम्म, ईरान को डिमोलिश कीजिए। तो और पाकिस्तान संशय में है कि उनकी अपनी पब्लिक जो 20% सिया आबादी है वो रिवोल्ट कर ये जाएगी वोट उनके ना खिलाफ, कर दे। सेना में बगावत हो जाएगी। इसलिए हम्म, भारत के खिलाफ एक वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं, ताकि भारत हम्म, की सेना कुछ अटैक कर दे पाकिस्तान में, तो आसिम मुनीर हम्म, ये कहेगा पूरी दुनिया में जाकर और सऊदी अरब और अमेरिका को कि भाई भारत हम पर अटैक कर रहा है, हम अपनी सुरक्षा करें कि आपकी सुरक्षा करें। इसलिए हम्म, भारतीय सेना बिल्कुल सतर्क है कि कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान और उसके पिट्ठू जो है आतंकवादी वो भारत में ना करें, क्योंकि हम्म, भारत जानता है कि पाकिस्तान की हालत चूहे की तरह हो गई, वो फंस चुका है जाल में। हम्म, अब वो निकले, जैसे निकले भारत उसको कोई स्केप
का रास्ता नहीं दे। और ट्रंप भी अपनी ही नीतियों में फंस गए हैं, और जो एक यहूदी लॉबी है जो बहुत ही पावरफुल है, जो ग्रेटर इजराइल का सपना देख रही है। लेकिन आप बताइए कि क्या इससे परमाणु बम हासिल करने की होड़ शुरू नहीं होगी इस युद्ध के बाद? क्योंकि परमाणु बिल्कुल। बम आपकी सुरक्षा की गारंटी देता है, तो एक नई होड़ परमाणु बम हासिल करने की कम से कम छोटे देशों में शुरू हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल। रूल बेस्ड ऑर्डर को अमेरिका और ये ट्रंप जो सन की है, इसने रूल बेस्ड ऑर्डर को बिल्कुल फिनिश कर दिया, डब्ल्यूटीओ को फिनिश कर दिया, यूनाइटेड नेशन फिनिश कर दिया। अब मुझे लगता है धीरे धीरे अमेरिका फर्स्ट की जगह जो है, अमेरिका एलोन इसकी पॉलिसी है कि अमेरिका अकेला रहेगा और जूझता रहेगा, पूरी दुनिया से लड़ता रहेगा, यही काम है अमेरिका। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है वो अब खत्म होता हुआ नो, दिख मेक रहा है। अमेरिका एलोन, मेक अमेरिका एलोन, नॉट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका में महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, जो उनका शेयर मार्केट है वो ध्वस्त हो चुका है, और डेमोक्रेट्स को एक नई ऊर्जा मिल चुकी है। और जो सबसे बड़ी बात है, यही ट्रंप कहता था कि युद्ध के खिलाफ हमको करना है, हम तो वो पीस थ्रू स्ट्रेंथ हासिल करेंगे। ये क्या है, आप सिविलियन पे अटैक कर रहे हैं, आप बिल्कुल। टॉक्स नहीं कर रहे हैं। और अंत में जब आप आज इजराइल ने कह दिया कि वो ग्राउंड इन्वेजन नहीं करेगा, यानी इजराइल अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं है, और तैयार अमेरिका नहीं कह है। रहा है कि वो 15,000 सेना भेजे, 15,000 अपनी सेना भेजेगा। मैं लिख के देता हूं, एक भी अमेरिका का बच के आर्मी नहीं का वापस जवान आएंगे। लौट के नहीं आएगा ईरान से, लौट के बिल्कुल। नहीं आएगा ईरान से, चाहे कुछ हो जाए। ये तो अमेरिका में ये कहा गया, उनके डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि, और जो खास करके तीनों सेना के प्रमुख जो है वहां पर, उन्होंने भी कहा कि आपको कम से कम 2 लाख ट्रूप उतारने होंगे, और उसमें 15,000 से ज्यादा डेड बॉडी जो है आप लेने के लिए पहले तैयार हो जाइए। ये डोनाल्ड ट्रंप को कहा गया है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो उन्होंने अपने आर्मी चीफ को सैक कर दिया, उनको हटा के एक हाँ दूसरा बिल्कुल। पेंटागन से ला। हाँ, तो वो है, क्योंकि देखिए कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स, देखिए एक प्रसंग में चूंकि बहुत ज्यादा चर्चा में भारत में रहा था कि नरवणे जी ने कहा कि देर से जवाब आया प्राइम मिनिस्टर उससे, जब चाइना के आए तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या जवाब आया, जो तुम्हें उचित लगता है वो करो। और यही एक पॉलिटिकल लीडर को करना चाहिए, क्योंकि युद्ध कैसे लड़ना है ये आर्मी के ये वेट तो आपको ऑफिसर्स तय कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या करना है वो करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, इसमें सब कुछ था, सब कुछ था। अब इसको अलग तरीके से व्याख्या की गई, इसीलिए कभी भी पॉलिटिकल लीडर्स को यह तय नहीं करना चाहिए कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। युद्ध सेना लड़ेगी, सेना के अधिकारी तय करेंगे कि कैसे लड़ना है युद्ध। और ट्रंप बड़बोलेपन के चलते, और हर दिन वो कहता है कि हम जीत गए। आज फिर उसने बोला है 10 मिनट पहले, क्या जो पहले 10 दिन का समय ईरान को दिया था, अब केवल 48 घंटे का समय, केवल 48 घंटे का समय। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और डिबेट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।